कहानी की शुरुआत हमारे प्रोटैगनिस्ट से होती है, जो पूरी तरह टूट चुका है। तभी कोई उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है और उसे जल्दी से लॉर्ड आर्थर पर लगे कर्स को स्टील करने के लिए कहता है। अपनी पूरी लिमिट पर होने के बावजूद वह कहता है कि वह अभी कर्स चुरा लेगा और फिर अपनी मैजिक का उपयोग शुरू करता है। इस बेचारे का नाम क्रैश वॉल है और वह बताता है कि वह सबसे शक्तिशाली फैमिली लाइन में जन्म लेने के बावजूद एक फेलियर है। आखिरकार वह अपनी स्किल कास्ट करना पूरा करता है और आर्थर पर लगे कर्स को तोड़ने के लिए अपनी टेक्निक ब्लैकहुड रिलीज करता है और उसी पल कर्स टूट जाता है। यह टेक्निक खास तौर पर दूसरों से कर्स चुराने के लिए बनाई गई है और ऐसा करते हुए क्रैश सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और तभी यह सामने आता है कि वह ब्लू स्काई जनरेशन का एक हीरो है। आर्थर के कर्स से मुक्त होते ही उसके एलाइज उसे पोषण देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि क्रैश जमीन पर पूरी तरह एग्जॉस्टेड पड़ा रहता है। आर्थर आसमान की ओर देखता है और ऊपर उड़ते हुए एक स्केलेटल नाइट को देखता है। वह स्कल पूरे समूह को घूरता है और बिना समय गवाए एक फायरबॉल फेंकता है जो पूरे माउंटेन को तबाह कर देता है। आर्थर सोचता है कि क्या इतने कम लोगों के साथ वे सच में डीआईस के ब्लू नाइट से लड़ सकते हैं, और फिर वह अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर कहता है कि जीतना नामुमकिन है। हालात देखकर वह अपने साथियों सेग्रॉन, अबेला और मैरी को अपने पास बुलाता है। लड़कियां लॉर्ड आर्थर को गले लगाती हैं, जो सब कुछ छोड़ चुका लगता है, और यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और आर्थर से पूछता है कि वह क्या कर रहा है, जिस पर आर्थर बस इतना कहता है कि वह अभी सब कुछ खत्म करने जा रहा है। क्रैश को लगता है कि दुनिया की आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी है और अब सिर्फ विनाश बचा है। वह अपने साथी के इतनी आसानी से हार मान लेने पर गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि क्या हीरो को यह भी अंदाजा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। क्रैश कहता है कि जब आर्थर बस लड़कियों के पीछे घूम रहा था तब कितने लोग मर गए। तभी एक लड़की क्रैश को चुप रहने को कहती है। वह एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस सेग्रोनिया होती है, जो आर्थर का बचाव करते हुए कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और वह हमारे प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ चुराने वाला एक बेकार इंसान बताकर आर्थर को लेक्चर देने की हिम्मत न करने को कहती है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान और गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूछता है कि वे उस इंसान को ट्रैश कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं जिसने इतनी बार उनकी जान बचाई है, और चिल्लाकर कहता है कि अगर उसकी एबिलिटी न होती तो वे यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। फिर वह सबकी यादें ताजा करने का फैसला करता है और शुरुआत अबेला से करता है, जो मैजिक टावर की बेला है और ब्लू स्काई जनरेशन की रेड विच कहलाती है। क्रैश उसे याद दिलाता है कि अगर वह बोल नहीं पाती तो मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी, फिर भी वह उससे बार बार अपने कर्स स्टील करवाती रही। उसे याद है कि जब वह उसके कर्स से पीड़ित था तब अबेला ने उस पर हमला भी किया था, जबकि वह सिर्फ पेनकिलर लेने की कोशिश कर रहा था, और तब भी और अब भी उसका दूसरों को नीचा समझने वाला एटीट्यूड नहीं बदला। इसके बाद वह एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर मैरी डियाना फीन की तरफ ध्यान करता है और उसे एक दिमाग से खाली इंसान बताता है जो हर कर्ज में फंस जाती थी और रोते हुए उससे कर्ज हटाने की भीख मांगी थी। फिर वह उस प्रिंसेस की बात करता है जिसने अपने सेवियर को ट्रैश कहा, जबकि उसने उसके लिए अपनी आंखें तक कुर्बान कर दी थीं, और सिगरन की तरफ देखकर पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि उसकी मदद करते हुए उसे कैसा महसूस हुआ था। क्रैश को याद आता है कि अकेडमी में सिर्फ स्टारलैंड किंगडम फैक्शन से होने की वजह से सिगरन उसे तंग किया करती, उसे खूब पीटा गया और लोग उसे ऐसा फेलियर कहते थे जो लड़ भी नहीं सकता। लोग यह तक शक करते थे कि वह असली वोल्हीम है भी या नहीं, लेकिन क्रैश ने सब सहा और उसकी आंखें ठीक की। वह बताता है कि उसने यह सब इसलिए सहा क्योंकि सिगुन ब्लू स्काई जनरेशन की मेंबर थी जो दुनिया को बचाने की एकमात्र उम्मीद थी, और जहां वह एक हीरो थी वहीं वह खुद को किंगडम की बदनामी और बिना किसी फाइटिंग टैलेंट का फेलियर मानता था। इसी वजह से वह सवाल करता है कि इतने समय तक सबकी गंदगी साफ करने का आखिर मतलब क्या था, और कहता है कि शायद किसी और के साथ यह काम न करता, लेकिन आर्थर के साथ होते हुए उन्हें दुनिया बचा लेनी चाहिए थी। फिर उसे याद आता है जब वह पहली बार आर्थर से मिला था और उसे एडमायर किया था, भले ही वह उन मूर्खों का लीडर था। क्रैश ने उसे ब्लू स्काई जनरेशन की फ्रंट लाइन पर देखा था और उसी पल तय कर लिया था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वर्तमान में लौटकर वह आर्थर से पूछता है कि वह इतनी आसानी से हार क्यों मान रहा है। आर्थर जवाब देता है कि अब वह सच बता सकता है और कहता है कि अब बोलना ठीक है क्योंकि दुनिया वैसे भी खत्म हो चुकी है और वह सब कुछ शुरुआत से दोबारा शुरू करने वाला है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हिल जाता है। आर्थर पुष्टि करता है और बताता है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने दुनिया का अंत देखा है, क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी रिग्रेशन है। यह सुनकर क्रैश सन्न रह जाता है। आर्थर आगे बताता है कि उसने मेमोरी इनहेरिटेंस टेक्निक हासिल की है जिससे तीनों लड़कियां भी अपनी यादों
यादों के साथ रिग्रेस कर सकती। प्रोटैगनिस्ट सोचता है और समझता है कि अगर सब लोग अपने अनुभव के साथ शुरुआत से शुरू करें तो अगली लाइफ में दुनिया बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और यही आर्थर की योजना थी। आर्थर ऐलान करता है कि वह सिर्फ उन 3 लड़कियों के साथ सब कुछ फिर से शुरू करेगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट शॉक में पूछता है कि फिर उसका क्या होगा। आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि अब क्रश की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं होता। आर्थर समझाता है कि ब्लैक हुड एबिलिटी काम की थी क्योंकि उससे ऐसे पावरफुल कर्स स्टील हो पाते थे जो और किसी तरह से टूट नहीं सकते थे, लेकिन उसके हिसाब से क्रश के साथ रिग्रेस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह टूट चुके हैं। इसलिए अगली लाइफ में उसका एक नया और साफ वर्जन लेना ज्यादा एफिशिएंट है। तब प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि उसे शुरू से ही डिस्पोजेबल आइटम की तरह इस्तेमाल किया गया था और आर्थर ने शुरू से उसे फेंकने की योजना बना रखी थी। आर्थर ठंडेपन से कहता है कि चिंता मत करो, वह उसे अगली लाइफ और उसके बाद वाली लाइफ में भी इस्तेमाल करेगा, और गुड बाय कहकर बताता है कि वे फिर मिलेंगे। प्रोटैगनिस्ट उसे रुकने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर और लड़कियां फेड होने लगती हैं। हाथ बढ़ाते हुए वह सोचता है कि वह यह सब पहले से जानता था, क्योंकि अगर आर्थर ने उसे सच में साथी माना होता तो वह दूसरों को उसे इग्नोर और मिसट्रीट करते हुए चुपचाप न देखता। डिस्प्रेशन में वह आर्थर से उसे साथ ले चलने की गुहार लगाता है। इसी बीच उसकी जमा हुई कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसे एहसास होता है कि इस रफ्तार से तो दुनिया खत्म होने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह सोचकर वह तय करता है कि वह सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने देगा। उसे पता चलता है कि ब्लैक हुड एबिलिटी सिर्फ कर्स ही नहीं बल्कि दूसरों की स्किल्स पर भी काम करती है, क्योंकि वह बेहद डिफिकल्ट है। उसने कभी आर्थर पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब रिस्क लेना जरूरी था। और इसी के साथ वह अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसका टारगेट आर्थर होता है, जो उस समय रिग्रेस कर रहा होता है। हीरो के सामने तुरंत एक बहुत बड़ा काला साया जैसा हाथ बढ़ता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट यह देखकर हैरान रह जाता है कि क्या हो रहा है। यह डार्क एबिलिटी आर्थर की स्किल को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसी के साथ वह टेक्निक क्रश के हाथ में ट्रांसफर होती हुई दिखाई देती है। यह देखकर हीरो चौंक जाता है और पूछता है कि क्या क्रश अब भी हार नहीं मान रहा। तब वह लड़का बताता है कि आर्थर अब तक अनगिनत बार दुनिया के डिस्ट्रक्शन को देख चुका है और हर बार जब जब वह यूजलेस हो गया, उसे मरती हुई दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया। और वह सोचता है कि आर्थर ने यह वही डिस्पेयर कितनी बार महसूस किया होगा। लेकिन इस बार वह चेतावनी देता है कि अब आर्थर को पीछे छूटने की बारी है। हीरो सोचता है कि शायद यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि शायद आर्थर सही ही था, क्योंकि दुनिया के रूइन की बात सबसे पहले उसी ने कही थी। जब आर्थर को एहसास होता है कि क्रैश उसकी रिग्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह पूरी तरह स्टंट हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट ऐलान करता है कि अब अगली दुनिया को वही बचाएगा। इसके बाद चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है और धीरे धीरे वह जागने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती। साफ हो जाता है कि रिग्रेशन सफल हो चुका है। भले ही उसका शरीर छोटा है, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज उसके साथ हैं। वह इधर उधर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, और उसे तुरंत एहसास होता है कि यह वही घर है जहां वह बचपन में रहता था। एक नोटिफिकेशन आती है कि रिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और क्रैश वोल्हीम अब 13 साल का है। इसके बाद वर्ल्ड इरोजन के बारे में बताया जाता है, जो एक फिनोमिनन है जिसमें दूसरी डायमेंशन की वजह से दुनिया धीरे धीरे खराब होने लगती है, एनवायरनमेंट बदल जाता है और इरोजन स्पीशीज हमला करने लगती हैं। इन क्रीचर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वही बाकी मॉन्स्टर्स को लीड करते हैं और इन्हें वर्ल्ड इरोडस कहा जाता है। जैसे ही कोई वर्ल्ड इरोडा किसी सिटी में आता है, पूरा केओस फैल जाता है। लोग नाइटली ऑर्डर से मदद मांगते हैं और तब हथियारों और मैजिक के साथ लड़ने वाले सामने आते। यही लोग ब्लू स्काई जनरेशन कहलाते हैं और प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि वह भी कभी उन्हीं में से एक था। असल में वह सिर्फ इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसका शरीर कर्सेस को सील कर सकता था, लेकिन अंत में उसे कर्स अब्जॉर्बिंग लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल किया गया और साथियों ने उसे धोखा दिया, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह मिजरेबल बन गई। इस दर्दनाक याद के बाद वह चौंककर अपने बिस्तर पर जागता है और चारों तरफ देखकर समझता है कि यह उसका पुराना कमरा है। थोड़ी देर पहले वह सर्दी में था और अब इतनी गर्मी है कि उसे पसीना आ रहा है। तब उसे एहसास होता है कि वह एज़ियोपाइन मैंशन में है, जहां वह बचपन में रहता था।
तभी उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर पर ब्लैक हुड इस्तेमाल करने का उसका आखिरी गैम्बल सच में काम कर गया और उसने रिग्रेशन स्किल चुरा ली। वह हंस पड़ता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह कैसे पॉसिबल हुआ। सबको लगता है कि ब्लैक हुड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के काम करता है, लेकिन सच यह है कि इसमें एक बड़ा फ्लॉ है। किसी टारगेट से कुछ चुराने के लिए एक लॉक अनलॉक करना पड़ता है, जो स्किल एक्टिवेट होते ही बनता है, और यह लॉक उस वैल्यू पर डिपेंड करता है जो ओनर अपने टारगेट को देता है। अगर कोई चीज ओनर के लिए प्रेशियस है तो उस लॉक को खोलना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्किल्स जैसी चीजें चुराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से उसे हैरानी होती है कि आर्थर की स्किल इतनी आसानी से कैसे चोरी हो गई, क्योंकि उसे कोई लॉक दिखा ही नहीं। इससे वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि आर्थर खुद रिग्रेशन स्किल से छुटकारा पाना चाहता था। उसे याद आता है कि आर्थर अक्सर बेहद थका हुआ दिखता था, जैसे बस मजबूरी में सब कर रहा हो, और अगर कोई बार बार अकेले दुनिया के डिस्ट्रक्शन को देखे तो उसका दिमाग टूटना तय है। आर्थर के लिए रिग्रेशन किसी कर्स से कम नहीं था, इसलिए वह अपनी मेमोरीज 3 लड़कियों को देकर उनके साथ रिग्रेस करना चाहता था और प्रोटैगनिस्ट को छोड़ देना चाहता था। ब्लैक हुड से स्किल चोरी होना बस यही साबित करता है कि आर्थर उस दुनिया में रिग्रेशन खोकर पीछे छूट गया और अब वह खत्म हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट कड़वी हंसी हंसते हुए कहता है कि उसने वही एबिलिटी ली है जिसे आर्थर फेंकना चाहता था और उसे इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे उसे हमेशा ग्रुप से अलग रखा गया, जैसे कर्सेस अब्जॉर्ब करना कोई आसान काम हो, और किसी ने उसकी तकलीफ की परवाह नहीं की। उसी गुस्से और बदले की भावना के साथ वह आर्थर को ट्रैश कहता है। फिर एज़ोपाइन मैंशन के हॉलवे में वह आईने में खुद को देखता है और पाता है कि वह बहुत छोटा है, करीब 10 साल का, लेकिन रोज तलवार चलाने की वजह से उसका शरीर ठीक ठाक मस्कुलर है। उसे समझ आ जाता है कि यह ट्रायल सेरेमनी के तुरंत बाद का समय है, जहां वोल्हीम फैमिली में यह तय होता है कि कौन सा गॉड कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन सी स्किल मिलेगी। लेकिन वह अपवाद था, क्योंकि उसमें मार्शल टैलेंट नहीं था और किसी गॉड ने उसे नहीं चुना, इसलिए उसे मेन हाउस से निकालकर एज़ोपाइन मैंशन भेज दिया गया। अब वही अकेला है जिसे पता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, ऐसा अंत जिसे ब्लू स्काई जनरेशन भी नहीं रोक पाई। खिड़की से बाहर देखते हुए वह सोचता है कि क्या वह दुनिया को बचा पाएगा। डिस्ट्रक्शन का दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, लेकिन वह मुट्ठी भींचकर खुद से कहता है कि शिकायत करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया खत्म हुई तो वह भी खत्म हो जाएगा। इसी पक्के इरादे के साथ वह पहला कदम सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसे पुकारता है और एक बटलर सामने आकर उसे यंग मास्टर कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे आरियाडो के रूप में पहचान लेता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय की कहानी में वह अभी भी जिंदा था। वह इस मैंशन का इकलौता बटलर था और वही एकमात्र इंसान था जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की केयर करता था, भले ही उसे फैमिली का फेलियर माना जाता हो। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि यही वही बटलर था जिसने उसे उसके भाई का पॉइजन दिया था और उससे यह भी पूछा था कि वह इसे कब इस्तेमाल करेगा। यही आदमी 14 साल की उम्र में उसे पॉइजन पिलाने का जिम्मेदार था और उसी ने उसकी जिंदगी का पहला बिट्रेयल सिखाया था। इसके बाद हमें एक लड़की की झलक दिखाई जाती है जो पूरी ताकत से लड़ रही है और ऑडियंस के सामने एक विशाल मॉन्स्टर पर जबरदस्त वार करती है। यह देखकर भीड़ हैरान रह जाती है और 2 लोग कहते हैं कि वह लड़की सिर्फ 15 साल की है, फिर भी नाइट्स उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे। यह लड़की शार्लेट वॉल है, प्रोटैगनिस्ट की बड़ी हाफ सिस्टर, और उसका सा चेहरा साफ दिखाता है कि स्वॉर्ड सेंट का निकनेम यूं ही नहीं मिला। आसपास बैठे नोबल्स कहते हैं कि ऐसा टैलेंट 1000 साल में एक बार पैदा होता है, इसी वजह से फैमिली हेड को उससे बहुत उम्मीदें हैं। वहीं क्रैश का बड़ा हाफ ब्रदर बैरोन वॉल भी बैठा है, जो सुनता है कि लोग कह रहे हैं अब एक नया जीनियस पैदा हो गया है और फैमिली को रूइन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नफरत से भरी नजरों के साथ बैरोन सोचता है कि वह उस पूरे ब्लड लाइन को खत्म कर देगा। वह प्लान बनाना शुरू करता है और समझता है कि शार्लेट बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी माँ भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए आखिर में वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे फैमिली के उस यूजलेस फेलियर पर ध्यान देना हो। कहानी वापस उसके और आरियाडो की पुरानी बातचीत पर जाती है, जहां बैरोन जहरीली मुस्कान के साथ कहता है कि वह अपना प्लान क्रश को हटाकर शुरू करेगा। वह बटलर को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट की वजह से उसका रास्ता बंद हो गया है। फिर वह पॉइजन की एक वायल देता है और वादा करता है कि अगर बटलर क्रश को बस एक ड्रॉप पिला दे तो उसकी बेटी का इलाज और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोनों हल हो जाएंगे। बटलर दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसने यंग मास्टर को अपने बेटे की तरह पाला था और सोचता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी हिचकिचाहट देखकर बैरोन उसे सख्त लहजे में नाम लेकर बुलाता है और उसे कॉर्नर में धकेलते हुए पूछता है कि क्या वह अपनी बेटी से ज्यादा किसी और के बेटे को चुनेगा। कोई रास्ता न देखकर बटलर हार मान लेता है
और सिर झुकाकर नहीं कह देता है। इसी के साथ बिट्रेयल पक्का हो जाता है और पॉइजन प्रोटैगनिस्ट के खाने में मिला दिया जाता है। सीन वापस वर्तमान में आता है और प्रोटैगनिस्ट का हाथ कांपने लगता है। उसे याद आता है कि उसने आरियाडो को फर्श पर पड़ा पाया था, जिसके शरीर में चाकू घुसा हुआ था। आखिरी ताकत के साथ बटलर यंग मास्टर क्रश से माफी मांगता है। उस पल प्रोटैगनिस्ट फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि बिट्रेयल के बावजूद वह बटलर को पिता जैसा मानता था। और फिर आरियाडो का खून से सना हाथ जमीन पर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट उसकी लाश के पास बैठा खुद को दोष देता है। असल में ओरिजिनल टाइमलाइन में गिल्ट सह न पाने की वजह से आरियाडो ने वही पॉइजन स्ट्यू खा लिया था और खुद इस दुनिया से चला गया था। नई रियलिटी में बटलर अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे कॉन्फ्रंट करता है और कहता है कि वह जानता है कि उसकी बेटी की वजह से वह उसे हटाने वाला था। बटलर कुछ बोल नहीं पाता जब प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि यह प्लान हमेशा छुपा रहेगा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ज्यादा दबाव डालने से वह उसे फिर कॉर्नर कर देगा, इसलिए वह तरीका बदलता है और कहता है कि अगर वह शुरू से फेलियर न होता तो आरियाडो को ऐसा ऑर्डर कभी नहीं मिलता। बटलर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि यंग मास्टर रोएगा या गुस्सा करेगा, न कि इतनी शांति और मैच्योरिटी दिखाएगा। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट नया रवैया अपनाता है और सजा देने की बजाय हाथ आगे बढ़ाकर उसे साथ चलने को कहता है, जिससे बटलर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। फिर क्रैश एक अजीब सा ऑर्डर देता है और आरियाडो से दीवार काटने को कहता है, जिससे बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा उलझ जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसे चैलेंज करता है कि वोल्हीम के ड्यूकल हाउस के इंसान के लिए यह आसान होना चाहिए और आरियाडो मान लेता है। बिना वक्त गवाए वह पोजीशन लेता है। उसके शरीर से ऑरा निकलने लगता है और तलवार की मूठ कसकर पकड़कर दीवार पर एक सटीक वार करता है। कट इतना साफ होता है कि प्रोटैगनिस्ट प्रभावित हो जाता है और समझ जाता है कि एक सीक्रेट पैसेज खुल गया है। आरियाडो हैरान हो जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे काम अच्छे से करने पर बधाई देता है। बटलर अपने यंग मास्टर को देखता है और सोचता है कि वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है, यहाँ तक कि उसे फैमिली हेड जैसी प्रेजेंस महसूस होती। वे चेन्स और पैडलॉक से बंद एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यहाँ आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन तुरंत पुराने ख्याल झटक देता है। उसे याद आता है कि आग लगने के बाद सब कुछ राख हो गया था, लेकिन इस बार वह ट्रेजेडी से पहले पहुंच गया है। बटलर चेन्स काटने की पेशकश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रोक देता है और कहता है कि इन्हें काटा नहीं जा सकता। दृढ़ नजरों के साथ वह कहता है कि इस बार वह अपनी ताकत खुद आजमाएगा और ब्लैक हुड एबिलिटी एक्टिवेट करता है। ब्लैक हुड से वह आसानी से पैडलॉक और चेन्स तोड़ देता है और बटलर यंग मास्टर की ताकत देखकर दंग रह जाता है। आरियाडो पूछता है कि क्या उसने किसी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी स्किल्स अभी भी शार्प हैं। वह मन ही मन सोचता है कि इस समय तक उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन बटलर को ट्रिक करने के लिए कह देता है कि उसने एक इनसिग्निफिकेंट गॉड से पैक्ट किया है और चाहे तो अपने पिता को बता सकता है। बटलर यंग मास्टर की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक दिन पहले तक उसकी आंखों में हताशा थी और अब ओवरनाइट वह पूरी तरह बदल चुका है। आरियाडो सोचने लगता है कि अगर यह वही मौजूदा यंग मास्टर क्रश है तो शायद वह बड़े काम कर सकता है, भले ही वह शार्लेट के लेवल तक न पहुंचे। दृढ़ मुस्कान के साथ बटलर फैसला करता है और यंग मास्टर को संबोधित करते हुए कसम खाता है कि कम से कम जब तक वह अपना मकसद पूरा नहीं कर लेता, वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यही रिग्रेशन का डाउनसाइड है, क्योंकि पास्ट से अलग एक्शंस लेने पर आरियाडो में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन उसकी यादों में पिछली जिंदगी वाला बिट्रेयल करने वाला बटलर अब भी जिंदा है। हमारा नायक सोचता है कि शायद आर्थर ने इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उसे रिग्रेशन एबिलिटी चुराने दी, और अगर वह बटलर की बेटी का इलाज कर दे तो उसकी लॉयल्टी मिल सकती है। इसी सोच के साथ वह तय करता है कि अपने पॉन्स की संख्या बढ़ाएगा और आरियोटो से कहता है कि वह जैसा चाहे करे, जबकि वह मन ही मन सोचता है कि बेटी के इलाज का रास्ता बाद में निकालेगा। फिलहाल प्रायोरिटी सीक्रेट लाइब्रेरी है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर से तेज रोशनी फैलती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। वहां से एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, इतनी ताकत की उसकी सांस रुक सी जाती है। वर्ल्ड इरोजन की अनगिनत कर्सेस झेलने के बाद भी उसने कभी ऐसा सिहरन देने वाला एहसास नहीं किया था, और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका सीक्रेट मैनुअल यही है। एक शेल्फ से आग जैसी ऑरा निकल रही होती है और वह समझ जाता है कि उसे वही चीज मिल गई है जिसे वह ढूंढ रहा था। कुछ किताबों से खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है।
यह एज़ोपाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है, जहां वोल्हीम परिवार के असफल एंसेस्टर्स ने अपनी टेक्निक्स और मेमोरीज दर्ज की थीं। ये डिवाइन स्किल्स नहीं थीं, बल्कि इंसानी मेहनत का नतीजा थीं, और यहाँ सबसे ऊंची ताकत तक पहुंचने के सीक्रेट मैनुअल्स छिपे थे। शुरू में यह जगह सबके लिए खुली थी, लेकिन एक ही इंसान की वजह से यह सीक्रेट लाइब्रेरी बन गई। वह इंसान था वल्हिस्ट डियरिसहैम, डरावने रूप वाला एक शक्तिशाली एंसेस्टर, जिसे वोल्हीम इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर कहा जाता था। लेकिन वर्ल्ड इरोजन से निगल लिए जाने के बाद वह सबसे ताकतवर बन गया। यह सोचकर हमारा नायक उस एंसेस्टर का छोड़ा हुआ सीक्रेट मैनुअल लेने की तैयारी करता है। किताब उठाते हुए वह जीत की मुस्कान के साथ कहता है कि मैनुअल अब उसका है, और इस एंसेस्टर का नाम डियरिस वोल्हीम था, जो परिवार के इतिहास में सबसे बड़ा फेलियर भी था और सबसे शक्तिशाली भी। जब उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की तो दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउसेस उससे लड़ने आए, लेकिन डियरिस डरा नहीं और अपनी एनर्जी छोड़ दी। अपनी ओवरवेलमिंग पावर से उसने सभी को हरा दिया और अंत में कोई भी उसे रोक नहीं सका। जिस टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया उसे एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन कहा जाता था। इस ताकत को पाने के लिए उसने वर्ल्ड इरोजन को एब्जॉर्ब किया और उसे कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट मैडनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। क्योंकि किताब का आधा हिस्सा पहले ही जल चुका था, इसलिए हमारा नायक कभी समझ नहीं पाया कि डियरिस पागल क्यों हुआ। लेकिन अब उसे लगता है कि शायद वह इरोजन के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसे याद आता है जब उस पर वर्ल्ड इरोजन कर्स लगा था और उसने ब्लैक हुड से उसे कमजोर करके दूसरी कर्स से न्यूट्रलाइज कर दिया था। इससे वह समझ जाता है कि इसी प्रिंसिपल से वह एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रेज को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर वह रेज को कंट्रोल करने वाली कोई कर्स चुरा ले तो एक कर्स दूसरी को न्यूट्रलाइज कर देगी और दोनों टकराकर अपोजिट एनर्जीज की क्लैश से रोशनी का विस्फोट बनाएंगी, जो बैलेंस दिखाएगा। इससे उसे एहसास होता है कि वह भी अपने एंसेस्टर डियरिस जितना ताकतवर बन सकता है। आत्मविश्वास से भरकर वह आरियाडो को बुलाता है, जो तुरंत अपने मास्टर के पास आ जाता है। फिर वह अपना पहला ऑर्डर देता है और बटलर से कहता है कि आज से एज़ोपाइन मैंशन में उसके अलावा कोई भी अंदर न आए। बटलर सब समझ जाता है और बिना हिचकिचाए आदेश मानने चला जाता है। जाते हुए एरियोटो सोचता है कि यंग मास्टर ने उसकी गलती को नजरअंदाज किया है, इसलिए उसे यह कर्ज चुकाना होगा, और वह तय करता है कि बैरोन का प्रस्ताव ठुकरा देगा, क्योंकि अब उसका एकमात्र सच्चा मास्टर यही है। दूसरी ओर बैरोन यह सुनकर गुस्से से फट पड़ता है कि बटलर ने मना कर दिया और सोचता है कि उसने एक बेकार इंसान के लिए ऐसा क्यों किया। वह शार्लेट की खबर देखता है और सोचता है कि सदी की जीनियस और यह फेलियर दोनों ही उसे चिढ़ाते हैं। वह बड़बड़ाता है कि अगर उस औरत का गंदा खून बीच में न आया होता तो वह और उसकी बहन लिलिश डायरेक्ट ब्लडलाइन की रक्षा कर सकते थे। पास बैठी लड़की भी वही नफरत महसूस करती है और यह हालात बैरोन को और ज्यादा झुंझला देते हैं। वह किसी को चिल्लाकर बुलाता है और एक सर्वेंट आ जाता है। बैरोन उसे एज़ोपाइन मैंशन जाकर पता करने का आदेश देता है कि बटलर ने मन क्यों बदला। सर्वेंट बताता है कि मैंशन में घुसा नहीं जा सकता और बैरोन सन्न रह जाता है। सर्वेंट समझाता है कि एरियोटो ने रास्ता बंद कर दिया है और चेतावनी दी है कि फैमिली हेड भी अंदर नहीं आएगा। यह सुनकर बैरोन आग बबूला हो जाता है और हमारे नायक को घमंडी फेलियर कहता है। उधर लाइब्रेरी में हमारा नायक ध्यान लगाकर अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है। वह गहरी सांस लेता है और बैंगनी ओरा बाहर निकलती है। मुट्ठी भींचकर वह सोचता है कि क्या वह आखिरकार एक्सपर्ट के एंट्री लेवल पर पहुंच गया है। ओरा के कई लेवल्स होते हैं, जैसे ओरा यूसर, एक्सपर्ट, मास्टर और अंत में एम्परर। दूसरा स्टेज एक्सपर्ट होता है, जिसमें ओरा सबसे ज्यादा होती है, और यही कॉमनर्स और जीनियसेस के बीच की रेखा है। वह सोचता है कि भले ही वह अभी कॉमनर की सीमा में ही पहुंचा हो, लेकिन उसकी बहन शार्लेट, जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, पहले ही लगभग एरो मास्टर बन चुकी, जबकि पिछले जीवन में वह एक अबनॉर्मल मॉन्स्टर थी। फिर भी डिस्ट्रक्शन के सामने वह बेबस हो गई थी और हार गई थी। उसके मुकाबले वह अभी सिर्फ एक्सपर्ट के एंट्री लेवल पर है और सोचता है कि क्या वह इस रफ्तार से दुनिया की रक्षा कर पाएगा। वह सिर झुकाकर मुश्किल रास्ते के बारे में सोचता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर तय करता है कि कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में वह कर्स की वजह से ओरा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भले ही वह शार्लेट से तुलना न कर सके, फिर भी एक फेलियर द्वारा छोड़े गए सीक्रेट मैनुअल से वह बहुत आगे बढ़ सकता है। दृढ़ मुस्कान के साथ वह सोचता है कि वह और ज्यादा ताकतवर बन सकता है और फिलहाल उसके प्लान्स के लिए यही काफी है। तभी अरिदो आकर उसे एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचने की बधाई देता है। हमारा नायक तौलिया उठाकर कहता है कि इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं। पसीना पोंछते हुए वह पूछता है
कि बटलर वहां क्यों खड़ा था। बूढ़ा आदमी झुककर बताता है कि यंग मास्टर की फियांसे लेडी बायांका हार्डन एज़ोपाइन मैंशन आ गई है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और उसके दिमाग में बायांका द व्हाइट डीमन की छवि उभर आती है, जो फ्यूचर में वर्ल्ड इरोडास की पॉन बनकर सब कुछ मिटाने चली थी और स्वर्ग के 10 सबसे ताकतवर बीइंग्स में से एक को हरा चुकी। लेकिन वह खुद को शांत करता है और याद करता है कि अभी वह सिर्फ हार्डन परिवार की सबसे छोटी बेटी है। गेट पर खड़ी छोटी लड़की को देखकर वह समझ जाता है कि यह सब सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज है। इस तरह वोल्हीम परिवार एक असफल इंसान से छुटकारा पा लेता है, जबकि उत्तर पर शासन करने वाले हार्टेनहर्ट्स को दुनिया के सबसे ताकतवर मार्शल परिवार से एक कनेक्शन मिल जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि दोनों को ही उनके परिवार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी उसे बायांका से बात करनी ही थी और वह यह देखकर हैरान होता है कि वह खुद उसके पास आ गई। इसी तरह हमारी मुलाकात होती है बायांका हार्डन से, जो उत्तर के शासकों की सबसे छोटी बेटी है और जिसकी मां उसके जन्म से पहले ही वर्ल्ड इरोजन से पीड़ित थी। मां पर लगे कर्ज के असर से जन्म लेते ही छोटी बायांका एक प्लेग से ग्रस्त हो गई, जिसे स्नो डॉल कहा जाता है। यह कर्ज इतना गहरा था कि उसकी सोल तक पहुंच गया और उसे तोड़ना नामुमकिन हो गया। शरीर दूषित होने के कारण वह किसी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाई। मां की जान के बदले जन्मी एक कर्स्ड बच्ची होने के कारण उसे अपने ही परिवार से बेहद ठंडा व्यवहार मिला। इस हालात में प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि कहीं बायांका उससे नफरत तो नहीं करती। वह बस यही चाहता है कि यह भावना उसके कर्ज चुराने के प्लान में रुकावट न बने, क्योंकि स्नो डॉल कर्ज ही एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रेज को कंट्रोल करने की है। तभी क्रैश को एहसास होता है कि उसकी हालत ठीक नहीं दिख रही और आरियोटो तुरंत साफ कपड़े लाने की पेशकश करता है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बटलर को धन्यवाद देता है और उससे विजिटर को अंदर लाकर इंतजार कराने को कहता है। फिर कहानी 5 महीने पहले लौटती है, जहां क्रश गुस्से में बायांका को धक्का देता है, उसे बाहर निकलने को चिल्लाता है और वोल्हीम परिवार की पावर चाहने का आरोप लगाता है। उदास चेहरे के साथ लड़की बिना कुछ बोले उसकी कड़वी बातें सह लेती है और वह उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। तब बायांका सोचती है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। एक फ्लैशबैक में उसका पिता समझाता है कि हार्डन परिवार के बचने के लिए वोल्हीम से अलायंस जरूरी है और उसकी सुंदरता से उनके सबसे छोटे बेटे को जीतना आसान होगा। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पूरे हार्डन और हार्ट हाउस की किस्मत उसी पर टिकी है, भले ही भावनाएं न हो। लड़की सोचती है कि वह सही और गलत समझती है और अगर उसे पॉलिटिकल मैरिज के लिए मजबूर न किया जाता तो वह क्रैश जैसे घमंडी और बदजुबान लूजर से कभी वास्ता नहीं रखती। थोड़ी हिचक के बाद वह तय करती है कि यह एंगेजमेंट वही रिजेक्ट करेगी। वर्तमान में लौटकर प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वह अपनी पिछली जिंदगी में शायद ज्यादा कठोर था। कपड़े पहनकर वह माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्होंने उसकी सेंसिटिव टंग के लिए गर्म चाय दे दी और बाद में मेड से बात करेगा। लेकिन लड़की चुपचाप उसे देखती रहती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। लड़का गार्डन में टहलने का सुझाव देता है क्योंकि मौसम अच्छा है और वहां ऐसे फूल हैं जो उत्तर में नहीं मिलते। फिर वह आरियोटो को बुलाकर गार्डन में मैकेडेमिया नट कुकीज लाने को कहता है और बटलर तुरंत मान जाता है। चलते हुए वह कहता है कि उसका सफर लंबा रहा होगा और एंगेजमेंट के बाद उन्हें आगे और मिलने के मौके मिलेंगे, जिस पर वह बस हाँ कह देती है। क्रैश कहता है कि उसका लहजा फियांसे से ज्यादा किसी सुपीरियर ऑफिसर जैसा है। बायांका अब भी चुप रहकर हालात समझने की कोशिश करती है और सोचती है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि पिछली बार उसकी नजरें तेज और चुभने वाली थीं, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग लग रहा है और उसने तो उसे मैकेडेमिया नट कुकीज पसंद होने की बात भी नहीं बताई थी। गार्डन में लड़का शांति की बात करता है, लेकिन लड़की गंभीर चेहरे के साथ उसे रोककर सवाल करती है कि क्या वह सच में क्रैश ही है। दोनों के बीच तनाव छा जाता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा असहज होकर पूछता है कि क्या वह पहले से इतना अलग लगता है और अनजाने में अपनी ऑरा छोड़ देता है। उस डरावनी एनर्जी को महसूस कर लड़की कांप जाती है और सोचती है कि यह ब्लडलस्ट क्या है। डर के मारे वह झुककर माफी मांगती है और लड़का अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। वह सोचता है कि इस समय की यादें धुंधली हैं, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। लेकिन एक बात उसे साफ याद है, उसके चेहरे का वही भाव जो पिछली जिंदगी में नॉर्थ सी पवेलियन के सामने उसकी मौत के दिन था। तब वह बहाना बनाकर कहता है कि हाल ही में गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण उसका स्वभाव बदलना स्वाभाविक है। लड़की इसे मान ली है और उसे बधाई देती है। मौके का फायदा उठाकर वह कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रपोजल है और लड़की सोचती है कि गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला उससे क्या चाहेगा। उसके दिमाग में सबसे पहले एंगेजमेंट एनलमेंट का ख्याल आता है और प्रोटैगनिस्ट गुस्से में पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। फिर वह खुद को छोटा दिखाते हुए कहता है कि अगर वह उससे शादी नहीं करना चाहती तो वह समझ सकता है,
लड़की सोचती है कि वह फिर से सेल्फ डिप्रिकेशन कर रहा है और हैरान होती है कि एक वोल्ही में इतनी कम सेल्फ एस्टीम क्यों है। गंभीर होकर वह बीच में बोलती है और कहती है कि वह उसकी फियांसी है और यह किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट भावुक हो जाता है और सोचता है कि उसने आखिरी बार इतनी सच्ची बात कब सुनी थी। वह खुद को संभाल कर कहता है कि अब असली बात पर आते हैं और बताता है कि अपनी नई अवेकेंड एबिलिटी से वह उसका स्नो डॉल कर्ज लेना चाहता है। लड़की यह सुनकर चौंक जाती है क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जिसे मशहूर कर्ज ब्रेकर्स भी नहीं हटा पाए। वह पूछती है कि क्या वह कर्ज अपने लिए लेना चाहता है और क्रैश हा कहकर बदले में कोई भी विश पूरी करने का वादा करता है, जिसमें एंगेजमेंट एनलमेंट भी शामिल है। लड़की सोचती है कि बिना इमोशंस होना एक फायदा है क्योंकि वह जानती है कि क्रैश को एक फेलियर माना जाता है और इसी वजह से उसके और डायरेक्ट फैमिली लाइन के बीच एक बड़ी दूरी है। शायद वह हर चीज से इतना थक चुका है कि अपनी भावनाएं मिटाना चाहता है। वह उलझन भरे भाव से उसे देखती है और सोचती है कि क्या इसे मेंटल इलनेस कहते हैं। फिर उसे एक मेंटल टाइप मेज की कही बात याद आती है। जब कोई इंसान अपने मानसिक टूटने के अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका दिमाग बीमार हो जाता है और ऐसे लोग या तो अपनी जान ले सकते हैं या फिर अचानक इतने शांत और नरम हो जाते हैं जैसे वे बिल्कुल अलग व्यक्ति हों। तब उस युवती को याद आता है कि उस मेज ने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसे पल बेहद खतरनाक होते हैं और ऐसा व्यवहार अंत के बहुत करीब होने का संकेत होता है और अगर उसके किसी करीबी के साथ ऐसा हो तो उसे उस इंसान के साथ रहकर उसकी मदद करनी चाहिए। वर्तमान में लौटकर बायांका मजबूती से क्रैश का हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए किसी कर्ज की जरूरत नहीं है और उसे पूरा भरोसा है कि वह इससे बाहर निकल सकता है। उसका यह रवैया देखकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह घबरा और शर्मिंदा हो जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वह सब कुछ गलत समझ रही है, लेकिन लड़की उसकी बात अनदेखी कर देती है और कहती है कि वह उससे अक्सर मिलने आएगी और शायद पास में ही रहने भी लगे, जिससे लड़का और भी उलझ जाता है। फिर वह सोचता है कि क्या वह उससे नफरत नहीं करती थी। तब बायांका उसका हाथ और कसकर पकड़ती है और कहती है कि भले ही वह उससे नफरत करती हो फिर भी वह ऐसे इंसान को अकेला नहीं छोड़ सकती जो खाई के किनारे खड़ा हो। तब प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसने यह बात नकारा नहीं कि वह उसे पसंद नहीं करती। वह निष्कर्ष निकालता है कि बायांका एक ऐसी इंसान है जो एक बार फैसला कर ले तो सीधे उसी पर चलती है, लेकिन वह उसकी हालत को पूरी तरह गलत समझ रही है। यह देखकर कि वह अपनी मर्जी से कर्ज नहीं देगी, प्रोटैगनिस्ट तय करता है कि वह अपनी एबिलिटी से चुपचाप उसे चुरा लेगा। वह लॉक बोर्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है और सीधे युवती को निशाना बनाता है। बैंगनी एनर्जी उसके हाथों को घेर लेती है और कर्ज निकालने की तैयारी करती है। तभी अचानक एक अनलॉक कंडीशन बनती है और एनर्जी पलटकर लड़के पर ही आ जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। लॉक तोड़ने की पहली कंडीशन सामने आती है कि उसे बायांका का दोस्त बनना होगा। यंग मास्टर समझ जाता है कि यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि यह डबल लॉक है और चूंकि यह जन्म से जुड़ा कर्ज है इसलिए यह उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। उसे लगता है कि भविष्य की व्हाइट डीमन से दोस्त बनना उसके फियांसे बनने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बायांका में भावनाएं नहीं है और वह किसी भी चीज में खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए प्रोटैगनिस्ट समझता है कि अगर वह उसे घर वापस जाने देगा तो उसका व्हाइट डीमन में बदलना और तेज हो जाएगा। इसलिए वह उसे अपने पास रखने और सही मौके का इंतजार करने का फैसला करता है और सोचता है कि अगर वह उसे व्हाइट डीमन बनने से रोककर कर्ज भी ले ले तो एक साथ दो समस्याएं हल हो जाएंगी। फिलहाल सबसे अच्छा कदम यही है कि वह बायांका की बात सुने। इसलिए वह कहता है कि वह इस खबर से खुश है और अपनी फियांसी से ज्यादा मिलने उसे खुशी होगी, लेकिन लड़की उसे सुधारते हुए कहती है कि वह लौटने से पहले अपने पिता से बात करेगी। उसे जाते हुए देखकर वह अंदाजा लगाता है कि उसके लौटने में कम से कम 1 महीना लगेगा। इसलिए वह तय करता है कि इस समय में वह जितने हो सके उतने सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा, यह सोचते हुए कि हालात काफी उलझते जा रहे हैं। अगले दिन चियांग हॉल में एक आदमी हवेली के सामने गाड़ी से कुछ बक्से उतारता है। प्रोटैगनिस्ट यह सब देखता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। यह बायांका होती है जो बताती है कि उसने आज से XING हॉल में ही रहने का फैसला किया है और वह साथ बिताए जाने वाले समय को लेकर उत्साहित है। यह सुनकर लड़का पूरी तरह चौंक जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह इतनी जल्दी शिफ्ट हो गई। इसके बाद समय बीतता है और दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बायांका गहरी नींद में चैन से सो रही है।
प्रोटैगनिस्ट जागता है और उसे फिर से अपने बगल में बिस्तर पर सोता हुआ पाता है। जम्हाई लेते हुए वह उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर किसी ने देख लिया तो गलत समझ बनेगी। लड़की जागकर बिल्कुल सामान्य ढंग से गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर लड़का जवाब देता है कि यही सवाल वह उससे पूछना चाहता है। इस हास्यास्पद हालात के बावजूद प्रोटैगनिस्ट अपनी कड़ी ट्रेनिंग जारी रखता है, मेडिटेशन करता है और अपनी एनर्जी को मजबूत करने पर ध्यान देता है। फिर वह सोचता है कि बायांका के साथ रहते हुए कुछ महीने बीत चुके हैं और उसे वह दिन याद आता है जब वह हवेली में आई थी और वहां रहने की घोषणा की थी। वह तब भी हैरान रह गया था और विश्वास नहीं कर पाया था। उसने उससे पूछा था और उसने बस इतना कहा था कि उसके परिवार ने तुरंत और बिना किसी दिक्कत के अनुमति दे दी। प्रोटैगनिस्ट को इस बात की चिंता होती है कि वह सिर्फ 12 साल की है और परिवार से दूर रह रही है। फिर वह सोचता है कि शायद उसकी भावनाओं की कमी ही उसे इन बातों से बेपरवाह बनाती है। किसी भी हाल में वह इस स्थिति को उसके साथ दोस्ती बढ़ाने और लॉक तोड़ने का अच्छा मौका मानता है। समय बीतता है और साल लगभग खत्म होने को आता है, जिससे उसे एक अहम अकेडमी के खुलने की याद आती है। लिन अकेडमी 4 बड़े किंगडम्स और एम्पायर द्वारा बनाई गई थी ताकि वर्ल्ड इरोजन से लड़ने वाले प्रतिभाशाली लोग तैयार किए जा सकें और इसमें 15 से 20 साल के स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। पिछली जिंदगी में इसी अकेडमी ने ब्लू स्काई जनरेशन के कई बेहद ताकतवर सदस्य पैदा किए। उन बदमाशों की याद भर से ही वह गुस्से और झुंझलाहट से भर जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर सोचता है कि उनकी कमजोरियां जानने के कारण वह उनकी एबिलिटीज आसानी से चुरा सकता है और अकेडमी में दाखिला लेने के बाद वह जितना हो सके सब ले लेगा। वह हिसाब लगाता है और समझता है कि अगले साल वह 14 का हो जाएगा, यानी दाखिले से पहले उसके पास पूरा 1 साल है और तब तक उसे कम से कम थोड़ा और मजबूत होना होगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे लगता है कि उसकी टैलेंट अब एक सीमा पर पहुंच रही है। वह सोचता है कि क्या सिर्फ सीक्रेट मैनुअल से वह बिगिनर एक्सपर्ट लेवल से आगे नहीं जा सकता। इस बाधा को पार करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वह जल्दी से बायांका से स्नो डॉल कर्स चुरा ले और एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन पर महारत हासिल करे। फिर वह लिविंग रूम में जाता है और बायांका को किताब पढ़ते हुए पाता है और पूछता है कि क्या वह फिर से उसका इंतजार कर रही थी। लड़की हाँ कहती है और कहती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लड़का सोचता है कि गर्मियों से वह उसे एक छोटे चूजे की तरह फॉलो कर रही है। एक मजाकिया सीन में वह पूछता है कि क्या वह बाथरूम तक भी उसके पीछे आएगी और वह पूछती है कि क्या वह नहीं आ सकती। यंग मास्टर सोचता है कि वह उसे कब दोस्त की तरह देखने लगेगी ताकि चीजें तेज हों। वह बाहर खेलने का सुझाव देता है, लेकिन तभी अरोटो उसे बुला लेता है। बटलर बताता है कि स्टार सैंक्चुअरी से एक इनविटेशन आया है और प्रोटैगनिस्ट उलझ जाता है क्योंकि उसे यह याद नहीं आता। फिर पता चलता है कि स्टार सैंक्चुअरी किंगडम ऑफ स्टैरिन में माइनर्स के लिए होने वाली एक सालाना पार्टी है जहां लगभग सभी लोग दोस्त बनाने और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने आते हैं। यह सुनकर उसे आखिरकार याद आता है और वह बटलर को जानकारी के लिए धन्यवाद देता है। वह सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वह एज़ियोपाइन मैंशन में एकांत में रहता था, इसलिए इस समय की उसकी यादें काफी धुंधली हैं। दृढ़ नजर के साथ वह सोचता है कि वह आदमी शायद वहां होगा। फिर हमारा नायक तय करता है कि वह एरियाडो से किया गया वादा निभाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जाएगा कि वह अपनी बेटी की वजह से दोबारा अपनी जान लेने जैसी कोई कोशिश न करे। वह बटलर को बताता है कि वह जाएगा और बियांका तुरंत कहती है कि वह भी जाएगी। बटलर बस सिर हिला देता है और लड़की चेतावनी देती है कि पार्टी में आने वाले लोग शायद उसकी आलोचना करेंगे। लड़का सहमत होता है और लड़की को भी चेतावनी देता है कि लोग उसके बारे में भी क्या कहेंगे यह कोई नहीं जानता और सुझाव देता है कि शायद उसका न जाना बेहतर हो, लेकिन लड़की उसके साथ जाने पर जोर देती है। आंखों में चमक के साथ वह कहती है कि अपने साथी की रक्षा करना एक फियांसे का कर्तव्य होता है। इस घोषणा से हमारा नायक थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि वह फियांसे के तौर पर नहीं पूछ रहा था बल्कि उसकी सच्ची भावनाएं जानना चाहता था। युवती सोच में पड़ जाती है और लड़का वही पहले वाला दयनीय भाव उसके चेहरे पर देखता है। फिर वह सोचती है कि पिछले कुछ महीनों में क्रैश उसके साथ असामान्य रूप से बहुत अच्छा रहा है। उसे याद आता है कि वह हमेशा उसकी परवाह करता था, उससे पूछता था कि वह क्या खाना चाहती है, उसे लाइब्रेरी ले जाता था और यहाँ तक कि उसे ढक भी देता था ताकि वह ज्यादा देर सो सके। उसे एक अलग तरह की गर्माहट महसूस होती है, ऐसी दया जो उसे अपने घर में भी कभी नहीं मिली। उसकी अच्छाई इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी पहली भयानक छवि मुश्किल से याद आती है। इसी वजह से वह मान लेती है कि अब वह उसे नापसंद नहीं करती और उसके
उसके साथ जाएगी, और इस बार फियांसे के रूप में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, जिससे हमारा नायक पूरी तरह चौंक जाता है। बिना कुछ कहे वह हकलाते हुए उसकी बात मान लेता है। फिर दृश्य बदलता है और एक गाड़ी समुद्र किनारे बने किले की ओर बढ़ती है और कोई पूछता है क्या वह गरु हॉल है। गाड़ी के अंदर लड़का सोचता है कि इनके पास शायद फालतू पैसा है जो इन्होंने इलाके की सबसे मशहूर टूरिस्ट जगह किराए पर ली है। फिर वह सोचता है कि नोबल्स का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि वे आम लोगों की जगह वर्ल्ड इरोजन से लड़ते हैं। लेकिन उन नोबल्स को देखकर जो अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज करके सिर्फ पार्टियों में डूबे रहते हैं, वह सोचता है कि क्या यही सच में स्टारिन का भविष्य है। फिर वह सोचता है कि स्टार सेंचुरी में शायद बहुत कम अच्छे लोग होंगे। इसके बाद दोनों हॉल में प्रवेश करते हैं और उन्हें लॉर्ड क्रशवॉल और लेडी बियांका हार्डनहार्ट के रूप में घोषित किया जाता है। मेहमान तुरंत वॉल परिवार की नाकामी और उत्तर के शासक की बेटी की बर्बाद सुंदरता पर फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सुना है दोनों की सगाई हो चुकी है। हमारा नायक इन जहरीली बातों को नजरअंदाज करता है और बस सोचता है कि नकली नोबल्स के साथ घुलना मिलना कितना उबाऊ है। तभी एक युवक कहता है कि कोई दिलचस्प आया है। वह दो और लोगों के साथ सोफे पर बैठा होता है और हमारा नायक समझ जाता है कि वहां असली नोबल्स भी हैं। पहला है बैरक होगमा टाइगर बॉय जो बाद में ब्लू स्काई जनरेशन में शामिल होगा। दूसरा है अल्फामिलिया जिसे मैगबी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है एंक्स ग्लेजर वुडन बो। और ये तीनों स्टारिन के 3 हीरो बनेंगे। लड़का सोचता है कि शायद वे तीनों उसमें सिर्फ उसकी बहन शार्लोट की वजह से दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसने एक पुराने इवेंट में उसे चुनौती देने वाले हर किसी को हरा दिया था और यहां तक कह दिया था कि स्टार सेंचुरी को कूड़ेदान कहा जाना चाहिए। उसे यह इवेंट इतना उबाऊ लगा कि उसने दोबारा कभी न आने का फैसला कर लिया था। हमारा नायक याद करता है कि वह उस दिन कैसे शेखी बघार रही थी और हॉल के माहौल को देखकर वह समझ जाता है कि उसने वहां पहले ही कुछ हंगामा किया होगा। तभी बियांका उसकी आस्तीन खींचती है और उसका ध्यान अपनी ओर करती है। वह उससे कहती है कि आसपास की आवाजों पर ध्यान न दे, लेकिन लड़का बताता है कि वह बस शार्लोट के बारे में सोच रहा था। फिर वह सोचता है कि बियांका पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वह उसकी चिंता कर रही है। वह हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि चिंता मत करो, उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमारा नायक इधर उधर देखता है और सोचता है कि वह कब आएगा या शायद आएगा ही नहीं। तभी मेहमान प्रवेश द्वार की ओर देखकर चुप हो जाते हैं और बड़े शोर के साथ लॉर्ड डार्लिंग डैनिलियन की घोषणा होती है और नायक सोचता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और वह प्रकट होता है और हमें अजीबों में सबसे अजीब व्यक्ति अल्केमिस्ट कासल के स्वामी डार्लिंग डैनिलियन से परिचय मिलता है। हमारा नायक उस समय को याद करता है जब वह पूरी तरह कर्सेस से ढका हुआ था और यह युवा अल्केमिस्ट सामने आया था। उसकी हालत देखकर वह चौंक गया और रुचि के साथ उन कर्सेस का विश्लेषण करने लगा। उत्साहित मुस्कान के साथ उसने कहा कि वह एरोजन कर्सेस के लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा और उसे लगता है कि वह उसे ठीक कर सकता है। फिर अल्केमिस्ट उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह इलाज के बदले उसका गिनी पिग बनना चाहता है। जवाब का इंतजार किए बिना वह जिद करता है और पूछता है कि क्या लड़के में जवाब देने की भी ताकत नहीं है, और बिना देर किए वह खुद ही इलाज शुरू करने का फैसला कर लेता है। हमारा नायक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्केमिस्ट ऐसा लगता है जैसे उसे चूमना चाहता हो और क्रैश घबराकर चीखता है और पूछता है कि वह आखिर कर क्या रहा है। और यही उसकी पहली मुलाकात थी उस आदमी से जो आगे चलकर दुनिया का सबसे महान अल्केमी किंग कहलाया। वर्तमान में लौटते हुए अल्केमिस्ट शानदार एंट्री करता है, जहां कुछ लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं और कुछ जानबूझकर देर से आने पर उसकी आलोचना करती हैं ताकि वह ध्यान खींच सके। हमारा नायक सोचता है कि ऐसा दिखावटी आदमी अपने साथियों की बैठक कैसे मिस कर सकता है। फिर वह बियांका को बुलाता है और उसे खाने की मेज तक ले जाकर कहता है कि वह वहीं रुके। लड़की सिर हिलाती है और वे अंजीर खाती है जो लड़का उसके लिए लाया था। अपने शालीन अंदाज के साथ वह मुड़ता है और अल्केमिस्ट की ओर चलता है, जो उसे जिज्ञासा से देखता है और सोचता है कि यह लड़का कौन है। उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है और समझ जाता है कि यह क्रशवॉल है और सोचता है कि वह शार्लोट जैसा दिखता है। युवा अल्केमिस्ट चमकती आंखों के साथ नायक के पास आता है और पूछता है कि क्या वह शार्लोट का छोटा भाई है। फिर पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम है या शायद यह उसकी शानदार शक्ल की वजह से है। हमारा नायक कहता है कि वह जानता है कि वह वर्ल्ड इरोडस की जांच कर रहा है और उसे उकसाते हुए पूछता है कि क्या इससे उसकी रुचि बढ़ी है। अल्केमिस्ट हंसता है और उसे उकसाने वाला छोटा ब्राट कहता है, फिर चेतावनी देता है कि जब उसने उसकी रुचि जगा दी है तो उसे तैयार रहना चाहिए और कमरे से निकलते हुए दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देता है। हॉल में अकेला रहकर वह प्रदर्शित हथियारों की ओर देखता है और पूछता है कि अब क्रैश की उम्र कितनी है।
अल्केमिस्ट एक तलवार उठाता है। हमारा नायक जवाब देता है कि वह 13 साल का है और युवा अल्केमिस्ट कहता है कि वह दिखने में छोटा है लेकिन उसकी ऑरा उसकी उम्र से मेल नहीं खाती। तब लड़का कहता है कि अंदर से वह एक अडल्ट है जो एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुका है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आना चाहता है। अल्केमिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि जो कहना है कहो। तभी अचानक युवा अल्केमिस्ट उसकी ओर एक तलवार फेंक देता है और हमारा नायक चौंकते हुए उसे रिफ्लेक्स में पकड़ लेता है। उसे प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से समय मिलता है और अल्केमिस्ट तेजी से हमला करता है जिसे लड़का रोक लेता है। हमारा नायक अचानक हुए हमले पर सवाल करता है। तब वह बताता है कि वह आखिरकार शार्लोट के भाई से मिला है और पहले उसकी स्किल्स देखना चाहता था। क्रैश सोचता है कि यह आदमी बहुत सिरदर्द है, लेकिन अल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि वह कुछ कहना चाहता था और वारों के आदान प्रदान के बीच हमारा नायक बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है और गंभीर होकर लड़ने लगता है, जिससे अल्केमिस्ट उसकी क्षमता देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या यह सच में कोई टैलेंटलेस फेलियर था। हमारा नायक जवाब देता है कि भले ऐसा न लगे लेकिन वह हर दिन ट्रेनिंग करता है और सोचता है कि एक स्कॉलर के खिलाफ सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करना उसकी स्थिति को जटिल बना रहा है, इसलिए वह उसे अस्थिर करने का फैसला करता है। वह अल्केमिस्ट के कर्ज न्यूट्रलाइजेशन पर किए जा रहे रिसर्च का जिक्र करता है और कहता है कि वह उसकी मदद करने से परहेज नहीं करेगा, जिससे डैन फेलियन पूरी तरह चौंक जाता है। अल्केमिस्ट उसे कम आंकते हुए पूछता है कि उसे अल्केमी के बारे में क्या पता है जो वह उसके साथ काम करना चाहता है। इसी ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर हमारा नायक तेजी से आगे बढ़ता है और तलवार उसकी गर्दन पर रखकर उसे घेर लेता है। फिर वह वर्ल्ड इरोडास की कर्सिस को दूसरी कर्सिस से न्यूट्रलाइज करने वाले रिसर्च की बात करता है और बताता है कि फर्स्ट क्लास अल्केमिस्ट बनने के लिए उसे इस रिसर्च को साबित करना होगा। युवा अल्केमिस्ट तलवार म्यान में डालता है और प्रस्ताव में रुचि दिखाता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हमारा नायक रिसर्च में मदद की पेशकश करता है। कर्सिस चुराने वाली अपनी एबिलिटी का उपयोग करते ही अल्केमिस्ट उसकी ऑरा महसूस कर पूरी तरह चौंक जाता है और सोचता है कि कोई स्किलिस फेलियर इतनी ताकत कैसे रख सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि अगर क्रैश की बातें सच हैं तो यह सप्लाई और डिमांड और कर्ज न्यूट्रलाइजेशन को एक साथ साबित करने का बेहतरीन मौका है। लालची मुस्कान के साथ वह पूछता है बदले में उसे क्या करना होगा और मजाक में उसका बॉयफ्रेंड बनने का सुझाव भी देता है, लेकिन हमारा नायक उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि वह भविष्य में कई कर्सेस हासिल करेगा और चाहता है कि वह ऐसी मेडिसिन बनाए जो उन्हें कमजोर कर सके। लड़का सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज चुराना काफी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वाली ब्लू स्काई जनरेशन भी दुनिया के विनाश को नहीं रोक पाई, इसलिए उसके जैसे फेलियर के पास मेडिसिन या किसी भी दूसरे साधन का इस्तेमाल करके मजबूत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अल्केमिस्ट हैरान होता है क्योंकि उसने सुना था कि शार्लोट से तुलना के कारण उसका हौसला टूट चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। वह सोचता है कि एक ओवरवेलमिंग जीनियस है और दूसरा अजीब स्वभाव वाला सनकी और इस दिलचस्प भाई बहन की जोड़ी की कल्पना से उत्साहित हो जाता है। फिर युवा अल्केमिस्ट एक सवाल पूछने की अनुमति मांगता है और हमारा नायक मान जाता है। वह पूछता है कि क्या वह नए बने लाहन अकेडमी जा रहा है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान और हाथ में डार्क एनर्जी की गेंद के साथ हमारा नायक जवाब देता है कि यह तो साफ है। जवाब सुनकर अल्केमिस्ट उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि अकेडमी उसके लिए चुराने लायक स्किल्स से भरी होगी। वह सौदा स्वीकार कर लेता है और कहता है कि वह मेडिसिन और जरूरत की हर चीज बनाएगा, क्योंकि उसे कर्सिस से जुड़ी हर चीज पसंद है और उसके पास की जगह हमेशा खाली रहती है। हमारा नायक उससे एक और अनुरोध करता है और पूछता है कि क्या वह डिस्कलरेशन डिजीज के बारे में जानता है। डैन फिलियन पुष्टि करता है कि यह एक इनक्योरेबल बीमारी है जिसमें त्वचा काली नीली हो जाती है और अंत में मौत हो जाती है। तब हमारा नायक उससे इस बीमारी का इलाज बनाने को कहता है, जिससे अल्केमिस्ट पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। वह पूछता है कि क्या लड़का इनक्योरेबल शब्द का मतलब नहीं जानता और कहता है कि यह उसके लिए भी नामुमकिन है, लेकिन हमारा नायक सोचता है कि भविष्य में इसे पूरा करने वाला वही था। क्रश गहरी सांस लेता है, मुट्ठी भींचता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अल्केमिस्ट यह कर सकता है। युवा अल्केमिस्ट की प्रतिष्ठा को यह चुनौती छू जाती है और वह इसे स्वीकार कर लेता है। दोनों मुट्ठी टकराकर सौदा पक्का करते हैं। हमारा नायक कहता है कि जब मेडिसिन तैयार हो जाए तो एज़ोपाइन मैंशन में संपर्क करे और अल्केमिस्ट उसे खुद पहुंचाने पर सहमत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले लड़का एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या उसे उसकी बहन पसंद है। वह जोश से जवाब देता है कि उसे शार्लोट से प्यार है।
लड़का उसके बॉयफ्रेंड वाले प्रस्ताव पर सवाल करता है तो युवा अल्केमिस्ट कहता है कि वह अभी बच्चा है और समझ नहीं पाएगा। फिर पास आकर बताता है कि उसे पुरुष भी पसंद हैं। इस खुलासे से हमारा नायक पूरी तरह चौंक जाता है। वह चिल्लाता है कि मुझे नहीं और भाग जाता है, जबकि अल्केमिस्ट उसे अपना फ्यूचर लवर कहकर बुलाता है। दूर जाते हुए उसे याद आता है कि अल्केमिस्ट ऐसा ही इंसान था। फिर वह वापस मेन हॉल में लौटकर मेहमानों को देखने लगता है। वह गंभीर रूप से किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसने देखा कि बियांका को एक अन्य मेहमान ने उसकी कलाई पकड़ी हुई है। लड़की स्थिति से असहज लग रही थी और उसने हमारे नायक का नाम पुकारा। उसकी आंखें अजीब ऊर्जा से भर गईं। तेज और क्रोधित गति में हमारे नायक ने उसे पकड़ने वाले व्यक्ति के चेहरे पर लात मारी। लात के प्रभाव से वह व्यक्ति उड़ गया और अन्य मेहमान हैरानी से देखते रह गए। जमीन पर गिरकर वह दर्द की शिकायत करने लगा और हमारे नायक ने उसे बलपूर्वक अपनी मंगेतर को लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। क्रोधित नजरों से लड़के ने उसके इरादों के बारे में सवाल किया। उसने सवाल को और अधिक तीव्रता से दोहराया, यह स्पष्ट करते हुए कि वह इसे सहन नहीं करेगा। लड़के की प्रतिक्रिया से वह व्यक्ति डर गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। हमारे नायक ने उस पर 12 साल की लड़की को छूने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उसे कचरा कहा। पूछा कि क्या उसकी कोई अजीब फेटिश है। व्यक्ति घबरा गया और बताया कि वह केवल राजकुमारी क्लोडिया के आदेश का पालन कर रहा था। हमारे नायक को क्लोडिया स्टर्न नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। व्यक्ति ने पुष्टि की कि दूसरी राजकुमारी ने उसे लेडी बियांका को लाने के लिए भेजा था और चूंकि युवती ने विरोध किया, उसने उसे बलपूर्वक लेने की कोशिश की क्योंकि यह शाही आदेश था। हमारे नायक ने फिर बियांका की ओर देखा, जो स्थिति से डरती हुई लग रही। वह जानता था कि वह उत्तर के शासकों की सबसे छोटी बेटी है, लेकिन शाप के कारण उसे कुलीन वर्ग द्वारा तिरस्कार किया जाता है और इसलिए उसे अजीब लगा कि राजकुमारी, जो आमतौर पर केवल अपने वफादार सेवकों के साथ मस्ती करती है, ने विशेष रूप से बियांका को बुलाया। हमारे नायक को उस कहानी में कुछ गलत लग रहा था। उसने दूर से राजकुमारी को देखा और महसूस किया कि कुछ मेल नहीं खा रहा। उसने महसूस किया कि वहां एक और कनेक्शन है और शरारती मुस्कान के साथ असली मास्टरमाइंड की पहचान की। क्यूमी इनेक्स, वही व्यक्ति जो लगातार उसकी बहन का पीछा कर रहा था। हमारे नायक को याद आया कि स्टार सैंक्चुअरी में शार्लोट से हराने के बाद एनेक्स उसे नफरत करता था, लेकिन उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका क्योंकि वह शार्लोट को हरा नहीं सकता। उसने उसकी छोटे भाई को निशाना बनाया, जिसे लड़का बहुत घटिया योजना मानता है। तिरस्कार के साथ एक आह भरते हुए उसने सब कुछ समझ लिया, लेकिन वह सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि एनेक्स बियांका को अपनी योजनाओं में खींच सकता है और गिरे हुए व्यक्ति के पास धमकाने वाली आभा के साथ जाता है। उसने उसे बताया कि वह वहां जाएगा, लेकिन दूसरी राजकुमारी के बजाय वह एनेक्स से मिलेगा, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो गया। हमारे नायक ने उसे उकसाया, कहा कि वह राजकुमारी की सेवा करता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह किसके आदेश का पालन कर रहा है और उसकी अंतर्ज्ञान खराब है। फिर उसने बियांका को अपना हाथ बढ़ाया और उसे उसके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। गिरे हुए व्यक्ति को पीछे छोड़कर दोनों फिर हॉल में साथ साथ चलते हैं। हमारे नायक ने फिर पूछा कि उसने उस व्यक्ति के साथ जाने से मना क्यों किया। वह पहले से ही मास्टरमाइंड को जानता था अपनी पिछली यादों से, लेकिन वह सोचता है कि केवल 12 साल की बियांका ने राजकुमारी के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा। हमारे नायक को उसके उत्तर से आश्चर्य और स्नेह हुआ। हल्की मुस्कान के साथ उसने उसे अच्छा काम करने के लिए सराहा और चलते हुए उसका सिर थपथपाया। एक बंद दरवाजे पर पहुंचने पर बैरक होगमा टाइगर बॉय ने उनका स्वागत किया। वह उसे देखकर खुश लग रहा था और हमारे नायक ने उसे बताया कि वह एनेक्स से मिलने आया है। टाइगर बॉय ने पुष्टि की कि एन ने कहा था कि अगर वह आया तो उसे अंदर जाने दिया जाए। हमारे नायक ने फिर बैरक होगमा के बारे में सोचा, एक कुशल ड्यूल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन जिसकी व्यक्तित्व अप्रत्याशित थी और जिससे वह उलझना पसंद नहीं करता। लेकिन उसने महसूस किया कि एनेक्स के निर्देशों ने उसे टाइगर बॉय से निपटने से बचा लिया और दरवाजे की ओर इशारा किया। हालांकि बैरक ने उसे रोका और कहा कि वह भी उसके बारे में जिज्ञासु था और इसे वहीं सुलझाना चाहिए। लेकिन हमारे नायक ने उसे याद दिलाया कि स्टार सैंक्चुअरी में लड़ाई मना है। टाइगर बॉय ने तर्क दिया कि अगर उसने शार्लोट से लड़ा तो वह उससे भी लड़ सकता है और उसे उकसाया कि वह अपनी बहन से कमजोर लगता है। हमारे नायक को याद आया कि उसने सुना था कि बैरक ने एनेक्स की तुलना में शार्लोट के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया, लड़ाई में अधिक समय टिके। विशेषज्ञों में भी बैरक का स्किल स्तर थोड़ा अधिक था और उसकी लड़ाई की समझ अप्रत्याशित थी। उसने फिर लड़ाई के लिए तैयारी की क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे एनेक्स से मिलने से पहले बैरक से निपटना हो। हमारे नायक लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आंखें उसे आसानी से भागने नहीं देंगी। उसने फिर अपनी मुट्ठी कस ली और चुनौती स्वीकार की। तेज गति में
उसने टाइगर बॉय के वार से बचा और ताकतवर लात से काउंटर अटैक किया। जमीन पर जोर से पैर रखकर मोमेंटम लिया और अपोनेंट को डेवस्टेटिंग पंच मारा। उसकी आंखें इंटेंस एनर्जी से चमक रही थीं और उसने इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक तकनीक का प्रयोग किया। टाइगर बॉय इम्पैक्ट की ताकत से जमीन पर गिर गया। हमारे नायक उस स्ट्राइक के बाद विजय खड़ा रहा। जमीन पर लेटे बैरक ने शिकायत की कि वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा। हमारे नायक ने जवाब दिया कि लड़ाई की चुनौती उसने ही दी। टाइगर बॉय उत्साहित होकर उठता है और जारी रखने के लिए पूछता है, लेकिन पहले वह अपनी वेपन लेना चाहता है। हमारे नायक ने चैलेंजिंग स्माइल के साथ और नाक से खून बहते हुए पूछा कि क्या वह सच में जारी रख सकता है। बैरक अगली राउंड के लिए तैयार दिखा। टाइगर बॉय पूरी तरह कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। हमारे नायक केवल ऊपर से उसे देखता है क्योंकि बैरक जमीन पर पूरी तरह हारा हुआ पड़ा है। फिर बंका आता है और पूछता है कि उसने क्या किया, और लड़के ने जवाब दिया कि उसने वोल्हिम परिवार की सीक्रेट आर्ट का प्रयोग किया। यह टेक्निक इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक के नाम से जानी जाती है। यह प्राचीन कला परिवार के रिनेगेड्स ने बनाई थी, जो कम से कम दूरी पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीश करती है। पता चलता है कि यह ओमत्सु हॉल से रिकवर्ड एकमात्र टेक्निक थी जो पूरी तरह जल चुकी थी, और इसकी वजह से काश ने काउंटर्स लाइफ और डेथ सिचुएशंस में सर्वाइव किया। इसलिए वह बताता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट का उपयोग किया और इसके कारण बैरक जल्द ही उठने में सक्षम नहीं होगा। उम्मीद के विपरीत टाइगर बॉय मुस्कराया और उसे लॉर्ड क्रश कहा, जबकि हमारे नायक ने केवल कहा कि अंदर चलो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे एएनएक्स ग्लेजर का सामना करते हैं, जो बहुत स्मग लुक के साथ उनका इंतजार कर रहा था। लड़का फिर बैरक को बुलाता है, जबकि हमारे नायक और बियांका बिना बोले उसे देखते हैं। एनिक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि वह आश्चर्यचकित है कि उसने अपने कोलीग को हरा दिया। हमारे नायक केवल जवाब देता है, पूछते हुए कि क्या यही वजह नहीं थी कि उसने टाइगर बॉय को दरवाजे पर इंतजार करवा दिया। फिर वह एनेक्स की ओर इशारा करता है और बताता है कि उसने जाना कि वह उसे लुभाने के लिए दूसरी राजकुमारी का इस्तेमाल कर रहा था और इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से मिलने आया। वह सब कुछ समझते हुए एनेक्स से सवाल करता है कि उसने यह सब कैसे पता लगाया, क्योंकि वह उन अफवाहों से बहुत अलग लगता है जो उसने सुनी थी, और सोचता है कि क्या वह गपशप गलत थी। हमारे नायक पुष्टि करता है कि उसके असफल होने की अफवाह सच है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर आज एनेक्स उसे हरा दिया तो कहानी बदल जाएगी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह कहता है कि अफवाह थोड़ी बदल जाएगी क्योंकि वह उसकी सारी क्षमताएं चुरा लेगा। हमारे नायक पुष्टि करता है कि असफल होने की अफवाह सच है, लेकिन अगर एनेक्स आज उसे हरा दिया तो उस अफवाह की सामग्री थोड़ी बदल जाएगी। एनेक्स केवल चुप रहता है और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ स्थिति का विश्लेषण करता है। गंभीर नजरों से हमारे नायक एएनएक्स ग्लेजर का सामना करने के लिए तैयार होता है। वहां से उसे याद आता है कि वे दोनों अकादमी से ब्लू स्काई जनरेशन तक साथ थे और एएनएक्स पुराने दोस्त थे क्योंकि उन्होंने साथ में समय बिताया था। वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता था और जानता था कि उनकी दोस्ती केवल उसके उपयोगिता पर आधारित थी, और वह उपयोगिता सबसे खराब कारण के लिए थी, जैसे कि उसे एक राक्षस की ओर चट्टान से फेंक दिया गया था। उस समय वह डर गया था जब उसने देखा कि उसके सभी साथी हारे हुए थे। हताश होकर वह चट्टान की किनारे से लटक गया और एनेक्स से मदद मांगी। लड़का हालांकि हिचकिचाता है, सोचते हुए कि अगर यह पता चला कि जाल उसका कारण था तो वह ब्लू स्काई जनरेशन में अपनी जगह खो देगा। इसलिए वह निष्कर्ष पर आता है कि अगर वह अकेला बचे तो कोई कुछ नहीं जान पाएगा, जिससे हमारे नायक को झटका लगता है। एनेक्स फिर अपने असली इरादों का खुलासा करता है और कहता है कि पहले से ही बड़ी आंतरिक शक्ति संघर्ष है और उस घटना के कारण क्रैश को निश्चित रूप से निकाला जाएगा। ठंडी और गणनात्मक मुस्कान के साथ वह अंतिम निर्णय ले चुका लगता है, इसलिए वह निर्णय करता है कि वह सारी जिम्मेदारी हमारे नायक पर डालेगा क्योंकि वह पहले से ही सभी से नफरत करता था। घटना आसानी से ढकी जा सकती। बीमार मुस्कान के साथ वह क्रैश का धन्यवाद करता है कि वह अंत तक उसका मित्र रहा। हमारे नायक उस पल की क्रोध और विश्वासघात को याद करता है और दोस्त शब्द के अर्थ पर सवाल करता है। वह फिर एनेक्स पर चिल्लाता है कि वह हास्यास्पद न बने क्योंकि उसने उसे कभी असली मित्र नहीं माना, और आरोप लगाता है कि वह केवल शार्लेट के कारण पास रहा, जो पूरी दिन उसे छोड़कर शादी कर रही। अंधेरी नजरों से एनेक्स बताता है कि यही कारण है कि वह उससे नफरत करता है। लड़का आगे कहता है कि क्रैश में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान अच्छी है और वह हमेशा सब में दोष ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वह घोषित करता है कि अगर शार्लेट वास्तव में शादी कर रही है तो उनका संबंध वहीं खत्म हो जाएगा। स्थिति का सामना करते हुए वह तंज भरी मुस्कान के साथ मुड़ता है और सोचता है कि क्या यह सबसे अच्छा नहीं है। वह यह भी कहता है कि शार्लेट एक ही समय में अंतिम संस्कार और शादी नहीं चाहती, और हमारे नायक उसे कमीना कहता है। इसके साथ ही
हमारे नायक की शक्ति घटने लगती है और उसके हाथ चट्टान की किनारे से फिसल जाते हैं। गिरते हुए वह सोचता है कि क्या यह सबका अंत है, लेकिन अचानक आर्थर प्रकट होता है और उसे बचाता है, पूछते हुए कि क्या वह ठीक है। और यही वह पल था जब दोनों टीममेट बन गए। वास्तविकता में हमारे नायक सोचता है कि यह एक नए दुर्भाग्य की शुरुआत थी। इस बीच एनेक्स याद करता है कि आर्थर की गवाही के कारण उसे ब्लू स्काई जनरेशन से निकाल दिया गया था और वह क्रोधित था कि उसने राजकुमारी से शादी करने की कोशिश की, लेकिन अब वह कैसे है यह सोचता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह टिप्पणी करता है कि क्रैश के बोलने का तरीका और चेहरा शार्लेट से बहुत मिलता है और हमारे नायक महसूस करता है कि एनेक्स बिल्कुल नहीं बदला है। क्रैश फिर बियांका के सामने खड़ा होता है और एनेक्स से कहता है कि उसकी बहन का नाम इतनी कैजुअली न ले और फिर सवाल करता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वे एक जैसे दिखते हैं। तुरंत उसके शरीर से बैंगनी आभा निकलते हुए हमारे नायक एनेक्स की ओर चार्ज करता है, लड़ाई के लिए तैयार। हमारे नायक पुष्टि करता है कि वह बिल्कुल अपनी बहन जैसा है और उसकी व्यक्तित्व किसी भी लड़ाई को स्वीकार करती है जो उसके रास्ते में आती। एनेक्स केवल आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे देखता है। इमिनेंट अटैक से अनहिचक शक्तिशाली लात के साथ हमारे नायक अपोनेंट पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेक्स वुडन रूट को समन करके वार से बचाता है। संतुलन खोए बिना लड़का रूट को ही सहारे के रूप में इस्तेमाल करता है। वहां से वह खुद को हवा में प्रोपेल करता है, नई एरियल अटैक के लिए तैयार होकर अपोनेंट के चेहरे पर पावरफुल पंच मारे। हमारे नायक वहीं नहीं रुकता और अवसर का फायदा उठाकर अपोनेंट के साइड पर किक लगाता है। हालांकि वह हैरान होता है और इम्पैक्ट से पीछे फेंक दिया जाता है। पता चलता है कि वुडन टेंटिकल्स ने उसे पकड़ा और जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर भी लड़का सुरक्षित उतरता है और अगले मूव के लिए तैयार होता है। इरिटेट नजरों से हमारे नायक सोचता है कि अंत में एनेक्स बहुत परेशान करने वाला अपोनेंट है। एनेक्स फिर पूछता है कि क्या बस इतना ही है और सुझाव देता है कि वह वेपन का इस्तेमाल करे और अपनी फैमिली सीक्रेट टेक्निक मोकी टेंटाजिकी एक्टिवेट करे। यह एक विशेष सीक्रेट टेक्निक है जो प्लांट्स को ऑरा के साथ मजबूत करती है और स्वतंत्र रूप से मैनिपुलेट कर सकती है और रिकवरी एबिलिटी के प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके टेक्निक्स की लिमिट को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। हमारे नायक फिर झुककर जमीन से लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और सोचता है कि क्या एनेक्स ने सच में उसे वेपन इस्तेमाल करने के लिए कहा। चैलेंजिंग स्माइल के साथ वह उठता है और चेतावनी देता है कि इस स्थिति में वह अपोनेंट की अपनी वुड से लड़ेगा। एनेक्स मॉकिंग लाफ करता है और पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा सोचता है। फिर वह हमारे नायक की ओर वुडन रूट्स भेजता है और उसे चुनौती देता है कि वह उस ब्रांच से अटैक ब्लॉक करे। हालांकि लड़का इंप्रेसिव एजिलिटी के साथ मूव करता है और सभी अटैक्स आसानी से डॉज करता है। स्थिति का सामना करते हुए एनेक्स पूरी तरह शॉक्ड है। यह विश्वास नहीं करता कि उसने डॉज किया। वह सोचता है कि अगर यह शार्लेट जैसे जीनियस था तो बात अलग होती, लेकिन क्रश जैसे फेलियर के लिए वह सोचता है कि क्या लड़के ने माइंड्स आई अवेकन किया है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हमारे नायक कहता है कि एनेक्स के लिए वह नेचुरल एनिमी जैसा है। वह उकसाता रहता है और बताता है कि उसने रिग्रेशन से पहले उसकी एबिलिटीज इतनी बार देखी हैं कि उसे बोरियत हो गई। लड़का फिर उसे सीधे कहता है और पूछता है कि क्या वह फिर से शार्लेट के बारे में सोच रहा है, जिससे एनेक्स पूरी तरह क्रोधित हो जाता है। अपनी सहनशीलता खोकर वह कहता है कि अगर वह क्रैश की बात चुपचाप सुनता रहा तो उसके शरीर से शक्तिशाली हरी आभा निकलनी शुरू होती है और वह मैसिव अटैक की तैयारी करता है। हमारे नायक खतरे को महसूस करता है और पीछे कूदता है, अपने चारों ओर बनने वाली रॉक्स से दूर होता है। एनेक्स फिर क्रैश को चेतावनी देता है कि वह जो कहता है उसके प्रति सावधान रहे और अपनी टेक्निक का 5वां रूप समन करता है, सेलेस्टियल वुड जायंट। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह लड़के से कहता है कि अगली बार अधिक सावधान रहे, फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार। अचानक दरवाजे पर एक लड़की दिखाई देती है, बेताब चिल्लाते हुए।